Dear student, in this part 5, I am going to show you some interpretation techniques using the descriptive and inferential analysis using the MS Excel जो अभी अभी आप लोगों ने Excel के अंदर आउटपुट निकाला है उस आउटपुट के कंपोनेंट्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। एनालिसिस टूल पैक से जो पहला रिजल्ट हमारे सामने आया वो रिजल्ट ये था। अब और से देखें उसमें कुछ चीजें फेमिलियर लग रही हैं हमें, जिसमें ये 0.9174 कुछ याद आया ये क्या है? यकीनन ये है कॉरिलेशन वैल्यू। तो यहाँ मल्टीपल आर क्यों लिखा है? इसलिए कि जनरल वे में यूज करता है एक्सेल, जरूरी नहीं है हर बार हम लीनियर रिग्रेशन की तरफ जाएं, हम मल्टीपल रिग्रेशन पे भी जा सकते हैं। लिहाजा कंबाइन इंपैक्ट आर्बिट्ररी वेरिएबल्स का या रिग्रेसर्स का एक रिस्पॉन्स के ऊपर देखा जा सकता है, वो मल्टीपल आर होगा। यहां पर चूंकि लीनियर रिग्रेशन के लिए किया काम हमने, तो कॉरिलेशन वैल्यू सेम है। व्हाट इज आर स्क्वायर? आर स्क्वायर इज आर का स्क्वायर। सिंपल, आप आर स्क्वायर को आर का स्क्वायर कह सकते हैं, लेकिन ये अजीब बात नहीं है। क्या जरूरत है जब हमने आर निकाल लिया तो आर स्क्वायर भी निकालें? सोचें, ये 84.17 आर स्क्वायर जो है ये मॉडल की डिटर्मिनेशन को शो करता है। ये बताता है कि जिस मॉडल को हमने डेटा पर अप्लाई किया है वो कितने परसेंट काबिल एतमाद है, यानी 84.17%। इस मॉडल के जरिए जो मॉडल हमारे पास था अभी, उस मॉडल से की जाने वाली फोरकास्ट 84% तक ऑथेंटिक हैं। एक तो वे ये बनता है। दूसरा वे क्या बनता है, उसके लिए मैं आपको दोबारा से इस डेटा की तरफ लेके जाऊंगा जो डेटा अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे। ये है वो डेटा, ये वाला डेटा है ना। तो इस डेटा का आर स्क्वायर ये बता रहा है 84% कि ये जो एक्स वेरिएबल है आवर्स ऑफ सनशाइन का डेटा, और से सुनिएगा, ये आवर्स ऑफ सनशाइन का डेटा वाई वेरिएबल यानी सेल की 84% नुमाइंदगी कर रहा है, या वाई वेरिएबल की जो वेरिएशन है उसका 84% वेरिएशन जो है ना, ये इसने एब्जॉर्ब कर ली है। गोया एक्स इस काबिल है कि वो वाई को डिफाइन कर ले 84% तक। और ऐसा होता है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर जाता है। इस तरह से वो कहते हैं जो दिल की बात समझ ले फकत निगाहों से, तमाम शहर में ऐसी कोई नजर भी है। तो कुछ लोग हमारे साथ ही ऐसे होते हैं जिन पर हम डिपेंड करते हैं, और वो हमारी बॉडी लैंग्वेज को देख के समझ जाते हैं। जैसे अगर हमें पानी की तलब हो, हम इधर उधर देख रहे हो, तो थोड़ी देर में कोई खुद ब खुद आ जाता है हाथ पानी के गिलास के साथ, खुशी होती है ना, इसका मतलब यकीनन वो हमारा एक्स है, हम वाई हैं, हम रिस्पॉन्स है, और वो कहीं ना कहीं हमें देख रहा है। हम चूंकि उस पर डिपेंडेंट है, लिहाजा वो हमें एक्सप्लेन करता है, हमारी मदद के लिए हाजिर रहता है। हम इसकी मदद से किसी भी और वेरिएबल तक पहुंच सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि जिनकी मदद से दूसरे तक पहुंचा जा सकता है, ये वही कहानी है तकरीबन। तो ये चीज मैंने इस तरह बता दी आपको कि वो जो इस वक्त आपके सामने आर स्क्वायर था, इसको मैंने किसी हद तक डिफाइन किया है। एडजस्टेड आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर वगैरह को अभी हम लीव करते हैं, क्योंकि जो दूसरा पार्ट था वो एनोवा था। एनोवा को फिलहाल मैं स्किप करूंगा, क्योंकि मैंने वो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर तफसील से डिस्कस किया हुआ है। जो तीसरा पार्ट है वो आउटपुट ऑफ एस्टिमेट्स का है, वो मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा। उसमें पहली यहां लिखा हुआ होगा इंटरसेप्ट और आवर्स ऑफ सनशाइन, ये आपके पास एक्सेल में आ रहा होगा। देखें, ये वही ए और बी हैं जो अभी आप लोगों ने निकाले थे कैलकुलेटर से भी, और इंटरसेप्ट और स्लोप की कमांड को यूज करते हुए, वही है ना ये। तो अब इनका टेस्ट आ गया है यहां पर, इन्फरेंशियल टेस्ट। वो कैसे? याद रखें, कोफिशिएंट्स कभी भी अकेले नहीं आते, दीज आर नॉट अलोन। ये हमेशा अपने स्टैंडर्ड एरर के साथ मिलेंगे आपको। जिस तरह डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इसी तरह कोफिशिएंट्स यानी एस्टिमेट्स का स्टैंडर्ड एरर होता है। हर कोफिशिएंट अपने स्टैंडर्ड एरर के साथ क्यों होता है? क्योंकि कोफिशिएंट रिपीटेड सैंपलिंग के नतीजे में चेंज होते रहेंगे, और जब चेंज होंगे तो वेरिएबल बना लेंगे, जब वेरिएबल होंगे तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन यकीनन उनका स्टैंडर्ड एरर कहलाएगा। तो पहला चेक जो हमें करना है, ये थंब रूल बता रहा हूं मैं आपको। मुझे पता है कि इसमें कुछ चीजें डायरेक्ट हैं और बुक से थोड़ी सी अलग हैं, लेकिन आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि असल टेस्ट तो हमारे इन्फेरेंशियल टेस्ट है, जहां इन्फेरेंसेस के हाइपोथेसिस टेस्टिंग के मरहले में जाते हैं, तो वहां ये बात क्लियर हो जाती है। थंब रूल क्या कहता है? स्टैंडर्ड एरर मैग्नीट्यूड ऑफ एस्टिमेट से कम होना चाहिए। देखें, मैंने यहां पर मॉड लगाया हुआ है। मॉड का मतलब कि एस्टिमेट अगर नेगेटिव भी आ रहे हो कोफिशिएंट, तो उनका माइनस साइन हटा के चेक करेंगे आप। अब मुझे बताएं, क्या ये दोनों टेस्ट पास हो रहे हैं? इंटरसेप्ट का स्टैंडर्ड एरर यकीनन इससे कम है मैग्नीट्यूड से। इसी तरह आवर्स ऑफ सनशाइन बी का स्टैंडर्ड एरर भी बी के मैग्नीट्यूड से कम है, तो पहला टेस्ट पास हो गया। अब दूसरा टेस्ट क्या है? टी स्टैट। देखें, टी स्टैट की वैल्यूज ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं,
तो भाई टी स्टेट को कैसे चेक करें? वैसे तो मैंने टी टेस्ट के लिए स्लाइड्स प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं, अगर आप चाहें तो टी टेस्ट किसी भी वक्त टी डिस्ट्रीब्यूशन टी टेस्ट में जाके देख लें। यहां पर मैं थंब रूल इंट्रोड्यूस करूंगा, वो थंब रूल ये है। अब ये क्या मतलब? टी स्टेट मॉड्यूलस में ग्रेटर देन 2 हो, मॉड्यूलस विद ग्रेटर देन अगर हो तो इसका मतलब ये दो केसेस बनते हैं, और वो केसेस क्या बनते हैं? ग्रेटर देन माइनस, लेस देन प्लस। सिंपल, ग्रेटर देन माइनस, लेस देन प्लस, याद कर लें। अगर टी स्टेट की वैल्यू ग्रेटर देन +2 हो या लेस देन -2 हो तो ये कोफिशिएंट के सिग्निफाई होने की अलामत है, यानी ये कोफिशिएंट अपना दूसरा टेस्ट भी पास कर चुके हैं। ये दोनों कोफिशिएंट मॉडल में एक्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से एक्ट कर रहे हैं। तो टी स्टेट की वैल्यूज चूंकि बहुत हाई हैं, लिहाजा हम कहेंगे सिग्निफिकेंट है कोफिशिएंट, याद कर लें अभी आप। और जब ये टी स्टेट का मरहला भी पास हो गया तो फाइनली पी वैल्यू पे आते हैं। जो पी वैल्यूज इस वक्त गिवन है वो पी वैल्यूज यही वाली हैं। मैंने डेसिमल प्लेसेस सेल फॉर्मेट सेल में जाके चेंज किए हुए हैं, बस वही वैल्यूज हैं जो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में आ रही हैं, मेरे पास यहाँ पर। पी वैल्यूज अप्रोच करेंगे 0 को। देखिए 2 टेस्ट पास हो जाएंगे तो पी वैल्यू खुद ब खुद तीसरा टेस्ट भी पास होगा। पी वैल्यू के 0 होने का मतलब मामला सिग्निफिकेंट है। और इसका थंब रूल मैं आपको बता दूं, 0 पे अप्रोच करे किस वैल्यू से कम हो जाए, वो अल्फा यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो मैंने इन्फरेंशियल स्लाइड्स में दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की प्लेलिस्ट में जाके देख लें। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा मैंने डिफाइन किया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू 0.05। तो अगर अल्फा की वैल्यू 0.05 है और पी वैल्यू उस अल्फा यानी 0.05 से कम है तो इसका मतलब कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट है, यानी वो मॉडल में एक्ट कर रहे हैं। जब ये 3 मरहले पास हो जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि हम इस मॉडल को रिसर्च में यूज कर सकते हैं और इस मॉडल के थ्रू हम फोरकास्ट भी ले सकते हैं। फोरकास्ट का क्या मतलब? फोरकास्ट का मतलब वही जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़ा था, ये है। तो यहां पर एक छोटा सा टास्क कर लें। किसी भी वक्त अगर आवर्स ऑफ सनशाइन 7 से बढ़कर 10 हो जाएं तो 10 घंटे अगर सूरज निकले हर महीने में औसतन हर दिन, तो एस्टिमेटेड सेल क्या होगी, ये आप कैलकुलेशन में ये कैलकुलेट कर लें एक्स की जगह पर 10 पुट करके, और मुझे आंसर शेयर कर दीजिएगा ग्रुप पे या कमेंट में, जैसे भी चाहें। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल का टॉपिक जो है वो इन स्लाइड्स के बाद कंप्लीट हो जाता है। यहां तक तो हमारे पास हो गई बात कंप्लीट। अब हम जो अगली स्लाइड पे जाएंगे, आई एम सॉरी मैंने पहले बता दिया था कि मैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे जाऊंगा, क्योंकि मेरे माइंड से ये चीज स्लिप हो गई थी कि हमें एनालिसिस टूल पैक के रिजल्ट को भी इंटरप्रेट करना है। फिलहाल हम लोगों ने सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस को कंप्लीटली स्टडी कर लिया है, काफी हद तक कंप्लीटली स्टडी कर लिया। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड।